हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय पेस्ट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट एजी 503 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं बताने वाला हूं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, गंधी बग के बारे में आपके एंटोमोलॉजी के एग्जाम में एजी 503 में बार बार पूछता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में गंधी बग के बारे में जानेंगे। गंधी बग क्या है, गंधी बग का बोटेनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, इसका होस्ट प्लांट क्या है, कहाँ पर मतलब रहता है, या डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखेंगे, नेचर डैमेज देखेंगे, इसका लाइफ साइकिल देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे। तो सब कुछ देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, मैं जितना सिलेबस में दिया है सब कुछ तो नहीं करवा सकता, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वह सब मैं करवा दूंगा और आज ही करवा दूंगा सभी को। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो गंधी बग, गंधी बग, ठीक है, इसका नाम है गंधी बग। इसको रैनिया, चूसिया आदि नामों से जाना जाता है। इसको चूसिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बीज होता है उसमें जो ग्रेन बनता है, दाना बनता है, उसके अंदर से उसके रस को चूस लेता है, इसीलिए इसको चूसिया कहा जाता है। रैनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका यह अन्य नाम था रैनिया चूसिया। चलिए देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोकोरिसिया वेरिकोर्निस। ठीक है, लेप्टोकोरिसिया वेरिकोर्निस इसका बोटेनिकल नेम होता है। क्या होता है? लेप्टोकोरिसिया या लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस। लेप्टोकोरिसा मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, लेप्टोकोरिसा। ठीक है, लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस, वेरी कोर्निस इसका बोटेनिकल नेम होता है, यही लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस। याद रखिएगा, गंधी बग या गुंधी बग का बोटेनिकल नेम लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस। इसका ऑर्डर है हेमीपटेरा। ऑर्डर कौन सा है? हेमीपटेरा। फैमिली है कोरिडेए। ठीक है, और क्लास इसका कौन सा? इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इतना बेसिक जानकारी याद रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा आपको जानकारी रखना है जो वह है इसका साइंटिफिक नेम लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस, ऑर्डर याद रखना है और क्लास याद रखना है। ठीक है, फैमिली नहीं पूछता है। चलिए देखते हैं अब इसका होस्ट प्लांट, मतलब ये कहाँ पर रहता है। जैसे जब आप हम लोगों का धान का पौधा खा जब आ जाता है, धान की बुआई करते हैं तो यह आ जाता है, और जब धान का सीजन नहीं रहता तो उस समय यह कहाँ पर चला जाता है, कहाँ पर रहता है, उस सभी के बारे में जानेंगे। तो उसको बोला जाता है होस्ट। होस्ट मतलब होता है कि जहां पर वो निवास करता हो। ठीक है, तो धान, बाजरा, मक्का, गेहूं, कोदो, सावा और अन्य कई घासें हैं जिन पर यह निवास करता है। ठीक है, जिन पर यह रहता है। धान पर, बाजरे पर, मक्का पर, कोदो, सावा और अन्य कई ऐसी घासें हैं जिन पर यह क्या करता है? जीवन यापन करता है। कौन? गंधी बग। तो इसका यह होस्ट है, यहाँ पर यह रहता है। होस्ट मतलब होता है परपोषी, जिसके ऊपर पौधे, जिसके ऊपर कीट रहकर जीवित रहता है। मतलब हम लोग कीट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर कीट की बात करेंगे। तो कीट जिसके ऊपर रहता है, कीट जहां पर रहता है उसी को बोलते हैं होस्ट। ठीक है, होस्ट प्लांट। अगला देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, कहाँ कहाँ पर यह कीट पाया जाता है, तो उसको देखेंगे। तो यह कीट भारतवर्ष के लगभग सभी प्रदेशों में जहां धान की खेती की जाती है वहां पाया जाता है। यह जो कीट है गंधी बग, भारतवर्ष के लगभग सभी प्रदेशों में जहां पर धान की खेती की जाती है वहां पर पाया जाता है। मुख्य रूप से यह आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा केरल में पाया जाता है। तो यह जो कीट होता है गंधी बग, यह भारतवर्ष के उन सभी स्थानों पर पाया जाता है जहां पर धान की खेती की जाती है। ठीक है, और यह जो कीट है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है धान के लिए। इसको इसके लग जाने से क्या होता है, पहले एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि यह जो कीट है, यह जिस समय उसमें दाना बनता है, जिस समय दुग्धावस्था जिस टाइम होता है, उसी टाइम यह कीट क्या करता है, उस दाने में से उसके रस जो होते हैं उनको चूस लेता है। जिससे क्या होता है, जिससे देखेंगे जिसके अंदर यह कीट नहीं लगे रहेंगे उसकी बालियां लटक जाएंगी, और जिसके ऊपर लग जाते हैं वह कीट उसकी बालियां खड़ी रहती हैं, क्योंकि दाना जो तो हल्का हो जाता है, और हल्का होने की वजह से बालियां सीधी ही रहती हैं, क्योंकि वजन तो होता नहीं कि लटकेंगी, और जिसका नहीं रस चूसती हैं वह लटक जाता है। ठीक है, तो यह आप लोग अपने गांव में देखेंगे, अपने क्षेत्र में भी देख सकते हैं, ऐसा आप लोगों को लक्षण देखने को मिलेगा। तो यह कीट भारतवर्ष के लगभग सभी प्रदेशों में जहां धान की खेती की जाती है वहां पाया जाता है। मुख्यतः यह आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा केरल में पाया जाता है। भारत के अलावा बर्मा, चीन, बांग्लादेश में भी यह पेस्ट पाया जाता है। ठीक है, भारत के अलावा भी अन्य देशों में यह पाया जाता है। भारत के अलावा बर्मा, चीन, बांग्लादेश और भी देश हैं जहां पर यह कीट या पेस्ट मुख्य रूप से पाया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं, नेचर ऑफ डैमेज, इसके क्षति की क्या प्रकृति है। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में यही से पॉइंट पूछता है। गंधी बग के क्षति की प्रकृति बताइए। गंधी बग के क्षति की क्या प्रकृति है, या टिड्डे के क्षति की क्या प्रकृति है। ठीक है, गंधी बग के क्षति की क्या प्रकृति है, टिड्डे के क्षति की क्या प्रकृति है। इस प्रकार से जो भी इंसेक्ट है उन सभी का पूछता है कि इसके क्षति का क्या प्रकृति है, उसको बताइए। तो याद रखिएगा इसके क्षति का प्रकृति, तो यह जो कीट है, यह जो गंधी बग कीट है, यह कीट खेतों में जून के महीनों में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जून के महीने में, तथा वर्षा शुरू होते ही घासों में अंडा देना शुरू करता है। जब वर्षा शुरू होती है उस समय घासों में अंडा देना शुरू करता है, और जैसे ही धान के पौधे उगते हैं उन पर यह पहुंच जाता है। जब तक हम लोग धान का पौधा नहीं लगा होता है तब तक यह घासों में रहता है, और जब बारिश का समय होता है उस समय यह अंडा देता है, और जैसे ही हम लोग धान का पौधा लगाते हैं बारिश के समय में, यह धान के पौधे पर आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस कीट के प्रौढ़ तथा शिशु दोनों क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, यह जो कीट है, यह जो गंधी बग कीट है, इस कीट के प्रौढ़ जो होते हैं, अडल्ट, और जो निम्फ होता है शिशु, दोनों क्षति पहुंचाते हैं, दोनों फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों के दांत चुभाने और चूसने वाले होते हैं, दोनों चुभाने और चूसने वाले कीट होते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में यह जून अक्टूबर तथा दक्षिण भारत में यह नवंबर दिसंबर तक सक्रिय रहता है। उत्तर भारत, जो उत्तर प्रदेश जैसा देश हो या उत्तर भारत बोल सकते हैं, वहां पर यह जून से अक्टूबर तक, तथा दक्षिण भारत में नवंबर दिसंबर में यह सक्रिय हो जाता है। प्रारंभ में यह कीट धान के कोमल पत्तियों तथा तनों का रस चूसता है। जब जब जिस समय दाने नहीं बने होते हैं उस समय यह क्या करता है, पत्तियों और धान के पौधों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं, और पौधे का बढ़वार रुक जाता है, पौधा बढ़ना रुक जाता है। ठीक है, जब पौधे में दाने निकलना शुरू होते हैं तो यह बालियों का रस चूसना प्रारंभ करते हैं। जब पौधे में दाने निकलना शुरू होते हैं तो यह दानों का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे दाने छोटे तथा हल्के हो जाते हैं। दाने क्या होते हैं? छोटे तथा हल्के होते हैं, तथा छिलके का रंग भी सफेद हो जाता है। छिलके का रंग क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। जिस समय धान की पत्ती या धान की फसल दुग्धावस्था में होती है उस समय इसमें बहुत अधिक क्षति होता है। 20 से 30%, पूरी उपज का 20 से 30% क्षति जो होता है वह दुग्धावस्था पर ही होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि उसमें से क्या करते हैं, बालियों में से उसके दूध को, रस को चूस लेते हैं, खींच लेते हैं, इसीलिए इसको बोला। तो इसकी क्षति की प्रकृति थी कि यह जो कीट होता है, इस कीट के निम्फ और अडल्ट दोनों जो होते हैं फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यह उत्तर भारत में जून और अक्टूबर में, दक्षिण भारत में नवंबर और दिसंबर में सक्रिय जाता है। प्रारंभ में क्या करता है, धान की जो कोमल पत्तियां होती हैं और तना होता है उसका रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और तना कमजोर हो जाता है, जिससे पौधों का बढ़वार रुक जाता है। फिर जब पौधे में दाने निकलना शुरू होते हैं तो यह बालियों का रस चूसना प्रारंभ कर देता है, जिससे दाने छोटे, हल्के तथा छिलके का रंग सफेद हो जाता है। जिस समय धान की फसल दुग्धावस्था में होती है उसी समय सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और 20 से 30% का नुकसान इसी कीट की वजह से हो जाता है धान की फसल में। अब आगे देखेंगे लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री इसका। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री, इसको लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, पूरा जीवन इसका हम लोग देखेंगे। तो इसके जीवन काल में कुल 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, यह जो कीट है गंधी बग, इसके जीवन काल में कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है एग, दूसरा होता है निम्फ, तीसरा होता है अडल्ट। ठीक है, एग, निम्फ और अडल्ट। एग मतलब अंडा, निम्फ मतलब शिशु, अडल्ट मतलब प्रौढ़। मतलब देखिए पहले अंडा देता है, अंडा देने के बाद ये शिशु में बदलता है, शिशु बदलने के बाद ये क्या करता है, प्रौढ़ कीट में बदल जाता है। अंडा देखिए, जब जिसमें कीट मैथुन करता है, मैथुन के 3 से 4 दिन बाद जो मादा कीट होती है वो अंडा देती है। अंडा देने के 4 से 7 दिन बाद उसमें से शिशु निकलता है। शिशु जो निकलता है वह शिशु 14 से 21 दिन तक शिशु अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में परिवर्तित होने में लगता है, लेकिन शिशु अवस्था में भी फसल को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ रखता है। इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि इस कीट के प्रौढ़ और शिशु दोनों क्षति पहुंचाते हैं। तो यह क्या होता है, 4 से 7 दिन बाद शिशु निकलता है, उसके बाद 14 से 21 दिन तक इसको लगता है अडल्ट में बदलने में, प्रौढ़ में बदलने में, लेकिन इस बीच में यह क्या करता है, फसल को नुकसान पहुंचाता रहता है, और 14 से 21 दिन बाद यह प्रौढ़ में बदल जाता है। इसके बाद इसकी तीसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है, मतलब प्रौढ़ की, और फिर 12 से 14 दिन बाद यह क्या करता है, मैथुन करता है, और फिर मादा कीट मैथुन के 3 से 4 दिन बाद फिर अंडे देती है। फिर ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसका पूरा जीवन काल जो होता है वह 21 से 31 दिन का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका कुल जीवन काल 21 से 31 दिन तक का होता है। पहली अवस्था एग की होती है, जिसमें 4 से 7 दिन बाद शिशु निकलता है। ठीक है, एग के 4 से 7 दिन बाद शिशु निकलता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाता रहा है। ठीक है, तथा 14 से 21 दिन में प्रौढ़ में बदल जाता है। 4 से 7 दिन बाद शिशु निकलकर फसलों को नुकसान पहुंचाता रहता है, लेकिन जो समय है परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा, प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाएगा। 14 से 21 दिन में वो प्रौढ़ में बदल जाता है। इसके बाद तीसरी अवस्था जो होती है इसकी प्रौढ़ की होती है। ठीक है, जो 12 से 14 दिन बाद मैथुन होता है।
देखिए प्रौढ़ में बदलने के बाद यह क्या करता है कि क्या करता है 12 से 14 दिन बाद मैथुन करता है, ठीक है। और मादा फिर से मैथुन के 3 से 8 दिन बाद अंडे देती है। मतलब यही प्रोसेस जो होता है लगातार चलता रहता है, इसीलिए इसको लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका मैनेजमेंट, इसका हम लोग प्रबंध कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। देखिए जब भी आप धान की फसल की बुआई की है उस समय, जिस समय आपके खेत में बालियां लग रही हैं, पुष्प लग रहे हैं या दुग्धावस्था है, उस समय अपनी फसलों पर लगातार नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये कीट उसी समय ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कल्चरल कंट्रोल, ठीक है। तो खेत के आसपास की उगी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। खेत के आसपास में जो उगी खरपतवार उन सभी को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद अब देखेंगे क्या मैकेनिकल। मैकेनिकल कंट्रोल में क्या होता है, प्रकाश प्रपंच लगाकर हम लोग कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रकाश प्रपंच क्या होता है, खेत में एक खंभा गाड़ेंगे, उस पर किसी तरह प्रकाश लगा देंगे, ठीक है, लाइट लगा देंगे, जिससे कीट क्या होंगे, प्रकाश की तरह आकर्षित होंगे। आकर्षित होने के बाद वहां पर नीचे कोई व्यवस्था लगा दिया जाता है, पानी रख दिया जाता है, जिसमें कीट मर जाते हैं गिरकर, ठीक है। आप लोग गाँव में देखते होंगे छोटा छोटा जो चींटियां होती हैं, या हमारे गाँव में तो उसको पाखी बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो यह क्या होता है, जब उड़ने लगते हैं, घरों में आने लगते हैं, तो क्या करते हैं, प्रकाश लाइट के आगे लोग पानी रख देते हैं भर के, जिससे क्या होता है कीट आते हैं और पानी में गिरकर मर जाते हैं। वैसा ही प्रकाश प्रपंच होता है, वहां पर प्रकाश प्रपंच लगाकर कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये मैकेनिकल कंट्रोल था। अगला है जहां तक संभव हो तहां तक प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए। जहां तक संभव हो सके वहां पर कीट प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए, रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए। अगला है रासायनिक रूप से नियंत्रित करने के लिए खड़ी फसल में कार्बारिल 10%, धूल की 20 किलोग्राम मात्रा को 1 हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। खड़ी फसल में कार्बोरिल 10% और धूल 20 किलोग्राम मात्रा की दर से 1 हेक्टेयर प्रति बुरकाव करना चाहिए, ठीक है। अगला है प्राकृतिक मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो प्राकृतिक रूप से माइटिस जो होता है इसके प्रौढ़ तथा शिशु को खाता है, ठीक है, प्रौढ़ कीटों को खाता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से यह शत्रु है, माइटिस किसका शत्रु है, गंदी बग का, इन सभी को खा जाता है। तो यह था आप लोगों का गंदी बग। उम्मीद करती है अच्छे समझ में आ गया होगा, और बहुत ही आसान, बहुत सी छोटे शब्दों में मैंने आप लोगों को लिख के बताया। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।